गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ गौरी यादव। आज हम 12वीं कक्षा का न्यू सिलेबस में से पहली कविता सीखेंगे जिसका नाम है नवनिर्माण, जिसके कवि है त्रिलोचन जी। अब हम त्रिलोचन जी उनका परिचय लेंगे। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उनका जन्म जो हुआ है वो 20 अगस्त 1917 में हुआ है और सुल्तानपुर जिले में हुआ है। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम मतलब रियल नेम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त मतलब हिंदी के अलावा अरबी और फारसी भाषाओं के निशांत ज्ञाता माने जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी है वो। उनको अरबी और फारसी भाषा बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञात है, उनको आती है, ज्ञान है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। उन्होंने मैगजीन, पत्रकारिता मतलब मैगजीन के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्तोत्र बने रहे। उन्होंने काव्य क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा काम किया था। आपका साहित्य मतलब लिटरेचर भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। मतलब वासुदेव सिंह मतलब त्रिलोचन जी ने अपने जितने भी साहित्य मतलब लिटरेचर जो लिखे हैं वो भारत के ग्राम समाज, ग्राम मतलब ग्रामीण गांव के समाज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो लोग दबा और कुचला है, ऐसे लोगों के ऊपर ही उन्होंने, ऐसे समाज के ऊपर ही उन्होंने साहित्य लिखे हैं, लिटरेचर लिखे हैं। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। उन्होंने जो साहित्य या लिटरेचर में जो भाषा का उपयोग किया है वो भाषा लोक भाषा थी, सरल और इजी भाषा थी। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। मतलब उन्होंने लिटरेचर में या साहित्य में जिस भाषा का उपयोग किया है वो भाषा बहुत ही सहज और सरल थी। कई सारे मुहावरों का उपयोग उसमें किया गया था ताकि उन्होंने जो भाषा लिखी है या जो भी साहित्य लिखे हैं वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसको समझें। इसलिए सरल भाषा में उन्होंने अपने साहित्य लिटरेचर जो है लिखे हैं। आपका निधन मतलब त्रिलोचन जी का निधन 2007 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। प्रमुख कृतियाँ मतलब उन्होंने जो भी लिटरेचर या साहित्य लिखे है उसमें से महत्वपूर्ण रचनाएं या कृतियाँ कौन सी थी। तो पहली है धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह कविता संग्रह है। देशकाल, यह भी कहानी संग्रह है। दैनंदिनी मतलब डायरी, उन्होंने ये डायरी लिखी है और इस तरह से उनकी प्रमुख कृतियाँ है। कविता का परिचय पहले हम देख लेते हैं। तो प्रस्तुत चतुष्पदियों का मतलब होता है 4 लाइनों वाली, 4 सेंटेंस वाली कविता, उसको चतुष्पदियों कहते हैं। तो कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। कवि जो है वो चतुष्पदियों कविता जो है वो लिख रहे हैं। उनके कविता में 4 लाइनों वाली, 4 सेंटेंस वाली कविता है। आशावाद का मतलब है उम्मीद दिलाने वाले और दृष्टिगोचर का मतलब होता है अपने ज्ञान को नेत्रों से दिखाई पड़े, इसको दृष्टिगोचर कहते हैं। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया था। वर्तमान समय मतलब अभी जो चल रहा वो समय है। इस समय में जो मिडिल क्लास या सामान्य मनुष्य है उसको लड़ना है, उसको संघर्ष करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा दे रहा है। इस कविता में कवि
हमें संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं, लड़ाई करने के लिए कह रहे हैं कि हमें लड़ना है, हमें अंधेरे को दूर करना है। और ये प्रेरणा वो इस कविता से हमें दे रहे हैं कवि। जीवन में व्याप्त अन्याय, व्याप्त मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जीवन में, लाइफ में अन्याय है। लोग एक दूसरे के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। विषमता मतलब दूरियां, और निर्बलता मतलब जिसमें बल न हो, ताकत न हो, जिसको निर्बलता कहते हैं, उस पर विजय पाने के लिए, उसमें हमें जीतने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। हमें हमारी ताकत को, हमारे साहस को हमें एकत्रित करना है। यह आह्वान यहाँ पर आज्ञा, आह्वान इन द सेंस यहाँ पर कवि ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि आप अपने बल को, अपने ताकत को, अपने साहस को, शूर को, शौर्यता को वो आज्ञा दे रहे हैं कि तुम इस अत्याचार, विषमता से, निर्बलता से, अन्याय से तुम लड़ो, उसमें विजय प्राप्त करो, वहां पे आप जीत जाओ। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। अगर आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आपको बल का प्रयोग करना है, ताकत का प्रयोग करना है। तभी हम समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए हम श्रेयस्कर हो सकते हैं। श्रेयस्कर का मतलब होता है क्रिएटेबल, हम क्रिएटेबल होते हैं। इस सत्य से भी कवि अवगत है, और ये जो सच्चाई है इससे कवि अवगत है, ज्ञात है, उनको पता है। कवि का मानना है कि समाज में समानता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो समाज में समानता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नवनिर्माण कविता में आए कठिन शब्द को हम पहले देखेंगे। उच्छ्वास का मतलब है शोषण प्रक्रिया, जिससे हम सांस लेते हैं। व्योम का मतलब है आकाश, मतलब स्काई। सिद्धि मतलब कामयाबी, सफलता। प्रीति का मतलब है प्रेम। नीति मतलब नेकी, नैतिकता। सहचर चलने वाले, सहभागी। अतीत पूर्व का समय या फिर भूतकाल। पहली पंक्तियों को हम देखेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभाल लूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। इन 4 पंक्तियों को चतुष्पदीय पंक्तियां कहा जाता है, और इस 4 पंक्तियों के जरिए कवि अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। भावार्थ को हम जानेंगे। यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी धरती माँ को संबोधित करते हुए अपने विचारों एवं भावों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी धरती माँ को कह रहे हैं और अपने विचारों को, भावों को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ मतलब धरती माँ, जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है, मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूँ। तो हे धरती माँ, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारे यकीन की वजह से ही मुझे नया जीवन मिला है, मुझे जीवन मिला है, और इसी वजह से, इस जीवन के वजह से ही मुझे गहरी सांस लेने के लिए मैं समर्थ हो पाया हूँ। उसे इस धरा पर सुरक्षित व संभाल कर रखूंगा, उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हे धरती माँ, तुमने जो मुझे जीवन दिया है, जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जो जीवन दिया है और गहरी सांस लेने के लिए मुझे समर्थ मैं हो पाया हूँ, उस वजह से इस धरती पर इस जीवन को मैं ज़रूर सुरक्षित रखूँगा, संभाल कर रखूँगा, और उसको बिल्कुल भी मैं बेकार जाने नहीं दूँगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन के आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है, उसका मैं सदुपयोग करूँगा। आज तुम्हारी वजह से जो मुझे जीवन मिला है, जो आज़ादी मिली है, मतलब खुला आसमान जो मुझे मिला है, यह एक सुनहरा अवसर है मेरे लिए, और इसीलिए इस सुनहरे अवसर को, इस जीवन को
उसका मैं ज़रूर उपयोग करूँगा, सदुपयोग करूँगा। जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयास रहूँगा। मैं अपने जीवन को ज़रूर सफलता तक पहुँचाऊँगा, सार्थक बनाऊँगा। यही नहीं, मैं हमेशा प्रयत्न करते रहूँगा। दूसरी पंक्तियों को हम देखेंगे यहाँ पे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। भावार्थ देखेंगे इस कविता का हम। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं का मतलब यहाँ पर यह है कि कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को महत्व देना चाहिए, अहमियत देना चाहिए। प्रेम एवं रिश्तों के बंधन का धागा नाजुक होता है। प्रेम और रिश्तों का जो धागा होता है वो नाजुक होता है और इसे तोड़ने के बाद हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए संबंधों के अहमियत को समझना चाहिए। हमारे जो संबंध, जो रिलेशन होते हैं, इसके महत्व को हमें समझना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि धागा एक बार टूट जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी वो वापस से नहीं जुड़ता है। और इसलिए कहा गया है कि प्रेम और रिश्तों के बंधन को हमें संभालना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। उसी तरह से व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए आप कहीं भी चले जाइए, हमारे सामने खुला आकाश पड़ा है, असीम आकाश। असीम का मतलब होता है अनलिमिटेड। आकाश सामने पड़ा है। भले ही असीम आकाश में हम स्वच्छंद उड़ जाए या उड़ान भरे, पर यहाँ की धरा मतलब ज़मीन से हमारा जो लगाव है, हमारी जो आत्मीयता है, हमारा जो जुड़ाव है इस धरती से, जो का त्यों बना रहेगा। वो कभी दूर, हम इस धरती से कभी नहीं, इस धरती से दूर हो सकते। दरअसल धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व आधार को नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव जो मन में है वह हमेशा बनाकर रखना चाहिए। यहाँ पर कवि ने कहा है कि आप सफलता के शिखर पर आगे, आपकी कामयाबी में आगे बढ़ते जाइए। असीम आकाश आपके सामने पड़ा है, लेकिन अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। तीसरी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। भावार्थ यह है, कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि जीवन की राहों में अंधेरा है। आप अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्तों में, राहों में अंधेरा है, अंधेरा छाया हुए, अर्थात जीवन पथ संघर्षमय है। जिस रास्ते से या अपने ज़िंदगी के रास्ते पर चलते समय आपको अंधेरा दिखाई देगा, कहने का मतलब संघर्षमय है, कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी अड़चन मतलब प्रॉब्लम से भरा हुआ है। जीवन पथ पर अनेक समस्याएं हमारे सामने बाधा या रुकावट बनकर आती है, पर हमें हताश व निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिंदगी के रास्ते पर चलते समय कई सारी समस्याएं, कई सारी बाधाएं, रुकावटें हमारे सामने आएगी, पर हमें बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं होना है, बल्कि उसका डटकर हमें सामना करना चाहिए। हमें काम भी है, जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है।
इसीलिए सदैव आगे बढ़ते चलना है। हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और हमारे पास दूसरा कोई उपाय या इलाज भी नहीं है। और इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि सदैव हमें आगे बढ़ते चलना चाहिए। जीवन पथ के अंधेरों अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते से या जीवन के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, उस अंधेरे या कठिनाइयों के रास्ते पर आपको उसका सामना साहस के साथ, शौर्य के साथ करना है। कठिनाइयाँ के डर से हार नहीं मानना है। हमें कोई भी समस्या हमारे सामने आए, लेकिन हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, हारेंगे भी नहीं। वहाँ पर कवि को आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। आगे की पंक्तियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इस कविता का भावार्थ हम पहले दो पंक्तियों का पढ़ेंगे। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। इसका मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली जो मनुष्य होते हैं, अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं होता है, बल्कि वह दुखी या जो पीड़ित लोग होते हैं, जो हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, असहायों व पीड़ित को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली है, जिन्हें बल मिला हुआ है, जो ताकतवर होता है, उन्हें असहाय एवं दीन या दुखियों का सहायक अर्थात सहारा, उसका ताकत या उनका ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई भी दुखी न रहे, किसी के भी साथ अन्याय न हो। यहाँ पर कवि समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि समाज में समानता फैलनी चाहिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। इस पंक्तियों के जरिए कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता हो, जिसे अपने मंजिल अर्थात लक्ष्य का ज्ञान वह ध्यान होता है, वह मंजिल तक पहुंचने के लिए सदैव प्रयत्न करता है या प्रयास करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति ने अपने एम को, अपने उद्देश्य को, उसको पता है कि उसको आगे जाके क्या करना है, क्या उद्देश्य या कौन से उद्देश्य को पाना है, अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है। वह अपने जीवन पथ पर अर्थात मंजिल के राह में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, संकट है या जितनी भी समस्याएं हैं, उसका सामना करता है। वह का सामना करते करते या संघर्ष करते करते ही वह व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। एक दिन सफलता के शिखर पर विराजमान हो जाता है। कहने का मतलब उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाती है, सक्सेस प्राप्त हो जाता है। ऐसे संघर्ष करने वाले जो साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है। इनके गौरव की चर्चा या वर्णन इतिहास में मिलता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जिनको सफलता मिली है या जो सफलता के शिखर पर जा पहुंचे हैं, ऐसी व्यक्तियों को या ऐसे साहसी व्यक्तियों का
इतिहास में इनके बारे में बताया जाता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रेम और नेकी या नीति अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपसी मतभेद, आपसी झगड़े एवं वैमनस्य को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए और उसी पर नेकी के साथ मतलब अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस पर सभी का अधिकार है और इसीलिए सभी को प्रेम को साथ में लेकर ही चलना है या नेकी के या अच्छे मार्ग पर या राह पर हमें चलना चाहिए। कवि इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपस से मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने पर या मिलजुल कर जीवन जीने में अनोखा आनंद होता है। कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर एक साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए ताकि हमें ऐसे रहने से अनोखा आनंद प्राप्त होता है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। अगली पंक्तियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस कविता का भावार्थ ये है, कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है, समाज बिल्कुल बदल गया है, समाज में बदलाव आ गया है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी चुनौतियां हैं, उसका सामना एक पुरुष और एक औरत मतलब नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे। इस संघर्ष को करते करते उन्हें कांटों का ताज धारण करना होगा अर्थात विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उस कठिन परिस्थितियों में उनको सफलता प्राप्त करनी है और वो सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। दोनों साथी हैं, जीवन साथी है। नर और नारी, पुरुष और स्त्री, यह दोनों भी साथी हैं, एक जीवन साथी है और साथ मिलकर जीवन जीने का उन्होंने वचन लिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे, जिंदगी जिएंगे भी, समाज का निर्माण व विकास नर नारी करेंगे। तो वह एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारी और नर दोनों भी इस समाज का बदलाव लाएंगे। बेशक आज के नर और नारी अपने उत्तरदायित्व को समझ गए हैं, अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे, नए समाज का निर्माण करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री और पुरुष समान अधिकार हो। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि का समता व समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर कवि ने स्त्री और पुरुष को समाज में समानता है और उन्हीं समानता के जरिए कवि यहाँ पर समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, समाज का नवनिर्माण चाहता है। अंतिम पंक्तियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था।
इस कविता या इस पंक्तियों का भावार्थ ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष करते समय या लड़ाई करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन या पास्ट टेंस की जो लाइफ थी, मतलब हमारे पूर्वजों का जो जीवन था वो बहुत ही अच्छा था। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा। मतलब वर्तमान के जो लोग हैं या जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो ये कहते हैं कि पूर्वजों का जीवन जो था वो बहुत ही अच्छा था और पूर्वजों की उनकी अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा संघर्ष उनको नहीं करना पड़ा, ऐसे वर्तमान के लोग सोचते हैं। उनका जीवन सुखमय था, उनकी अपेक्षा उनको कम मेहनत करना पड़ा था। बेशक दिन ब दिन चुनौतियाँ बढ़ती जाती है, संघर्ष बढ़ता जाता है। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे, उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग एवं समर्पण था, भाव था। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव जरूर दिखाई देता है। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि पूर्वजों का जीवन जो हमारा था, वहाँ पे रिश्ते, नाते, प्रेम, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, ये सभी चीज़ें पूर्वजों के जीवन में या हमारे पास टाइम में दिखाई देती थी। लेकिन वर्तमान काल में प्यार, एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण, ये सारी चीज़ें की कमियां वर्तमान काल में ज़रूर दिखाई देती है, वर्तमान काल के लोगों में ज़रूर दिखाई देती है। जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी से लोग करेंगे, मतलब भविष्य का गीत गाना, मतलब जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो जिनकी चर्चा करेंगे, भविष्य अतीत के लोगों की चर्चा करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों का सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था, उन्होंने भी समाज के कल्याण के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए जरूर संघर्ष किए हैं। पूर्वजों ने भी संघर्ष किए हैं समाज का कल्याण या समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए अपना योगदान जरूर उन्होंने भी दिया है। उसी तरह से जैसा हमने आज वर्तमान समय में दिया है। तो इस तरह से अंतिम पंक्तियों का भावार्थ भी यहाँ पर समझा कर हो गया है। तो कहने का मतलब इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, तो कवि यहाँ पर हमें आशावादी रहने के लिए कह रहे हैं। यही नहीं, हमें या मनुष्य को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष करते करते अंधेरों को हमें दूर करना चाहिए। कोई भी अत्याचार या अन्याय पर हमें विजय पाना है, बल्कि बल का प्रयोग हमें दुर्बल लोगों के लिए करना है। जो पीड़ित लोग हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। जिनके पास बल है, जिनके पास ताकत है, इन लोगों ने दुर्बल और पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। यही नहीं, उसके साथ साथ यह जो नर नारी है या जो मनुष्य, मतलब जो स्त्री और पुरुष है, उन दोनों ने मिलकर इस समाज का परिवर्तन करना चाहिए। यह सीख इस कविता से मिलती है। थैंक यू वेरी मच।